कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं मॉडल पेपर्स बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए हम यहाँ पर मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा रहे हैं आपको। और सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी अनिवार्य, जो हिंदी कंपलसरी है उसका हम मॉडल पेपर देखेंगे। बिल्कुल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस है और उसका जो एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये मॉडल पेपर देख रहे हैं। तो 12th क्लास की हिंदी का 2023 के लिए ये जो पेपर है इसमें आपका समय जो रहेगा वो 3.25 घंटे का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल जो आपका टाइम था उसको चेंज कर दिया गया है। पिछले साल 2.25 घंटे का समय था और अब इसे बढ़ा करके वापस जो है वो 3.25 घंटे कर दिया गया है। पूर्णांक आपका रहेगा 80 नंबर का। अब यहाँ पर हम ये वार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं उसमें आपका ये 70 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा का यानी बोर्ड का जो आपका पेपर रहेगा वो 80 नंबर का पेपर है। यहाँ पर सामान्य निर्देश से परीक्षार्थियों के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड में आपको इस प्रकार के बोर्ड का जो आपका पेपर होगा उसमें आपको ये निर्देश मिलेंगे और जरूर इन्हें पढ़ लेना चाहिए। ये जो पेपर है इसमें 4 खंडों में आपका पेपर आएगा, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द, और चारों खंड हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे खंड अ, और खंड अ में जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे और कैसे आंसर देना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद में नीचे 6 प्रश्न दिए हुए हैं, उस प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इस तरीके से आपके 2 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक में 6-6 प्रश्न आएंगे। तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये करने हैं। उसके बाद में फिर आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर आपके आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो जो 40% ऑब्जेक्टिव जो मार्किंग है आपका, जो सिलेबस है, वेटेज है आपका, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल्का सा जरा सा पढ़ लेते हैं, इसको बहुत स्पीड से पढ़ेंगे। ये जो आपका गद्यांश है, लिखा है कि कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह जानें। हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का यत्न ही करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती है तो अपने दोष को न देकर हम दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हुए बड़े संताप में जीवन व्यतीत करते हैं। छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है, हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं उसमें पूरे तौर पर योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता और हमारे हाथ से सब काम निकलते जाने का यही कारण है कि दूसरे लोग उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेते हैं और हम स्वयं उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को अच्छी तरह समझें और उसमें प्रवीण होने का सदा ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की बहुत कुछ वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों न हो अवश्य उन्नति करेगा और जो नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो अवश्य गिरेगा। इस प्रकार कार्यकुशलता का प्रधान अंग परिश्रम है। तो ये हमने पढ़ लिया गद्यांश और आइए अब देखते हैं प्रश्न। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्यकुशलता का पहला अंग है कार्य का क्या करना। आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ करके आंसर दीजिएगा। सोच समझकर निर्धारित करना, सभी बातों की जानकारी करना, समय से निर्धारित और उसकी गहरी जानकारी और समय पर समापन। तो यहाँ पर प्रश्न वापस देखिएगा, मैंने जहाँ जो है वो इसे मार्क किया है उस चीज़ पर हम वापस गौर करेंगे। लिखा है कि कार्यकुशलता का पहला अंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह जानें, ठीक है। तो ये उसका उत्तर रहेगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन स है कि हम समय से निर्धारित करें और उसकी गहरी जानकारी प्राप्त करें। तो पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन स। दोस्तों ये जो वीडियोस जो हम कर रहे हैं इसकी अगर आपको मॉडल इसकी जो PDF चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर हमने विभिन्न कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये अलग से भी आपको एक इसका कोर्स मिलेगा, मॉडल पेपर्स 2023 करके। और इसके अलावा जो
जो सब्जेक्ट का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिन्होंने परचेस कर रखा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी PDF और सारे वीडियोज़ उनको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा स, जैसा कि हमने आपको बता दिया। और अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन एक है दूसरों को दोष देते हैं, बार बार कार्य बदलते हैं। ऑप्शन ब है निराश होकर कार्य को छोड़ देते हैं। ऑप्शन स है काम छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं। और ऑप्शन द है असफल होकर बैठ जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न इसका आंसर ये रहेगा ऑप्शन अ, कि हम क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते हैं, है ना। किसी भी कार्य में असफल जब हम हो जाते हैं तो बार बार कार्य बदलते हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। दोस्तों अगर आपको समझने में कठिनाई आ रही है तो इस पैराग्राफ को आप एक बार फिर से पढ़िएगा, बैक जाइए और इस वीडियो को वापस देखिए, पैराग्राफ को पढ़िए। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर रहेगा अ। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन एक है कि वे काम को कठिन समझकर छोड़ देते हैं। ऑप्शन ब है स्वयं को उस कार्य को करने के योग्य नहीं पाते। ऑप्शन स है कि वे पूरे उत्साह से कार्य को नहीं करते। और ऑप्शन द है उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता या निपुणता प्राप्त नहीं होती। तो सही आंसर रहेगा कि उन्हें कार्य में पूर्ण निपुणता और योग्यता प्राप्त नहीं होती। सही आंसर है ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि संताप शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? सिमिलर वर्ड आपको बताना है। संताप का क्या अर्थ है? ऑप्शन एक संघर्ष, ऑप्शन ब है संतोष, ऑप्शन स है दुख और ऑप्शन द है गर्मी। तो इसका सही जवाब रहेगा संताप का ऑप्शन स दुख, है ना। संताप का अर्थ होगा दुख। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन एक कार्य का महत्व, ऑप्शन ब है कौशलता, ऑप्शन स है कार्य कुशलता और ऑप्शन द है परिश्रम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स कार्य कुशलता। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो गद्यांश पूछा जाता है उस गद्यांश में अगर उसका जो शीर्षक जो पूछा जाता है, गद्यांश हो या पद्यांश हो, ध्यान दीजिएगा, तो पहली जो पंक्ति होती है गद्यांश की, उस पहली पंक्ति में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य कुशलता, है ना, कार्य कुशलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह से जानें। तो ये पहला जो वाक्य है, इस पहले वाक्य में यहाँ पे दिया हुआ शब्द कार्य कुशलता। तो ये जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या रहेगा? इसका उचित शीर्षक भी यही रहेगा, कार्य कुशलता। ठीक है, इसका उचित शीर्षक कार्य कुशलता। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कार्य कुशलता। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य कुशलता किसका भेद नहीं जानती? छोटे और बड़े का, पतन उत्थान का, उन्नति अवनति का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। किसी भी कार्य को अपन सही ढंग से अगर करेंगे, और चाहे छोटा व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वो किसी काम को सही ढंग से करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। तो कार्य कुशलता ये नहीं देखती कि बड़ा व्यक्ति है तो उसका काम सफल हो जाए, छोटा है तो उसका काम सफल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। तो ये हमने एक गद्यांश यहाँ पर कर लिया और उसके बाद में अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। कौन है जो विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है? क्या चीज़ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि जो बोली होती है, बोली जो है विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है। बोली जो होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है और वो फिर भाषा बन जाती है। तो सही जवाब होगा बोली। ठीक है, बोले इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और रिक्त स्थान थी। तो एक तो ब्राह्मी थी और दूसरी कौन सी थी? तो एक ब्राह्मी और दूसरी का नाम था खरोष्ठी। तो ये भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो जैसे कि 3 शब्द शक्तियाँ होती है, उसमें से आपको बताना है कि इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी होती है ना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं और इनको हम अलग से पहले ही हम पढ़ चुके हैं और एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा कि यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति दोस्तों वहाँ पर होती है कि जहाँ पर
मुख्यार्थ के अलावा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा कोई तीसरा अर्थ जहाँ पे लगा ना हो, है ना, काल, समय, परिस्थिति और काल के अनुसार जब उसका जो अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है तो वहाँ पर कौन से शब्द शक्ति होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि लक्षणों के आधार पर जब हम किसी वाक्य का, किसी शब्द का अर्थ जब ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर के उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है। तो जहाँ मुख्यार्थ लिया जाता है वो तो होगी अभिधा शब्द शक्ति, लेकिन जहाँ पर मुख्यार्थ के अलावा उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो अलंकार है रूपक अलंकार है ना, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट अलंकारों को हम अलग से समझेंगे, सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून काव्य पंक्ति में पानी शब्द अर्थ प्रकट करता है। पानी शब्द है ना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो पानी जो है ना यहाँ पर तीन चीज़ों के लिए अलग अलग अर्थ जो है वो प्रकट कर रहा है। पानी का अर्थ मोती के लिए भिन्न है, पानी का अर्थ मनुष्य यानी मनुष्य के लिए भिन्न है, और चून यानी चूने के लिए पानी का अर्थ भिन्न है। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है वो अनेक अर्थ प्रकट करता है, तो यहाँ पर आएगा अनेक अर्थ प्रकट करता है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो राइट आंसर रहेगा अनेक और श्लेष। ठीक है, तो ये हमने कर दिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर, और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न ये सारे के सारे आपके जो 40% का आपका जो वेटेज है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का, तो ये अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसके बाद में हम बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट का अर्थ बताना है, और फिर है एडिटिंग, तो एडिटिंग का अर्थ बताना है। तो ड्राफ्ट का अर्थ होता है प्रारूप, है ना, ड्राफ्ट यानी प्रारूप, और एडिटिंग का मतलब होता है संपादन। एडिट करना यानी एडिटिंग का मतलब होता है संपादन। अगला शब्द है संकेत, शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। दोस्तों इसका सही अर्थ होगा हिंट, है ना, इंग्लिश में इसे हिंट कहते हैं। संकेत का जो पारिभाषिक शब्द है वो है हिंट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारी रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है लाइव क्लास, और उस लाइव क्लास में हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, और आपका कोई भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। जरूर ज्वाइन करिए 8:30 बजे प्रतिदिन शाम को। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो, आप अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, या फिर आपका कोई भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे एजुकेशन राइज नाम से, और वहाँ पर विभिन्न कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, हमारे सभी PDF PPT वहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि बाजार का जादू किस पर नहीं चलता है। जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ अध्याय जो है बाजार दर्शन। तो यहाँ पर बाजार दर्शन से ये प्रश्न लिया गया है कि बाजार का जादू उस व्यक्ति पर नहीं चलता जो केवल उपयोगी वस्तु ही खरीदने की लालसा रखते हैं। मतलब अनावश्यक चीज़ें उन्हें वो नहीं खरीदते, तो उस पर बाजार का जादू काम नहीं करता। बाजार का जादू केवल उसी व्यक्ति पर काम करता है जो अनावश्यक चीज़ें खरीदता है, जो जिसके पास पैसे की गर्मी होती है, उसी पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। देखिए हमने जैसा कि फीचर पढ़ा था पिछले पहले वाले कुछ दिनों पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, फीचर को अच्छी तरह से समझ लिया। और अगर आपको और इस बारे में समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फीचर वाले टॉपिक को कंप्लीट रूप से समझ लेंगे। तो यहाँ पर 4 प्रकार के फीचर बताए गए हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत फीचर, एक होता है समाचार परक फीचर, फिर होता है चित्र परक फीचर, और फिर होता है यात्रा परक फीचर। तो ये फीचर के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यशोधर बाबू की पत्नी उनके किस नारे से चिढ़ती थी। तो यशोधर बाबू का एक नारा था। यशोधर बाबू कहते थे कि हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। तो यशोधर बाबू की पत्नी उनके इसी नारे से चिढ़ती थी। अगला प्रश्न है कि भूषण बुआ को पैसे भेजने से इनकार क्यों करता था। तो संबंधहीनता के कारण भूषण पैसे भेजने से जो है वो बुआ को पैसे भेजने से इनकार करता था। दोस्तों अभी हम इतना ही इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।